सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान इतने बड़े स्टार हैं कि इनकी एंट्री पे लोग पागल हो जाते हैं। भाई इतने बड़े स्टार हैं कि इनसे पंगा लेने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं। भैया माफ कर दे, अरे गलती हो गई भैया, हमको माफ कर दे। जिनकी मूवीज लाइक टाइगर किक, दबंग ऐसी सेलिब्रेट हुई थी जैसे कोई त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो। बट क्या आपको पता है ये स्टार एक टाइम पे इतना बड़ा फ्लॉप था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ, सलमान भाई का वो टाइम था जब वो सिर्फ फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देते थे। वो इतनी कंट्रोवर्सी में फंसे थे कि कहना मुश्किल था कि इनका कमबैक कभी होगा भी या नहीं। एंड ऐसे में आई एक ऐसी मूवी जिसने उन्हें आज वो बनाया जो वो हैं। जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो बोनी जी ने मुझे एक फिल्म दी। एंड आप गेस नहीं कर पाओगे ये कौन सी मूवी है। इस मूवी ने सलमान खान का पूरा करियर चेंज कर दिया और इस मूवी ने बॉलीवुड चेंज कर दिया था। बट वो मूवी कौन सी थी और वो फ्लॉप्स कौन सी थी, आखिर क्यों आया था सलमान खान का डाउनफॉल, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सलमान खान की उस ग्रेटेस्ट मूवी से पहले हमें जानना पड़ेगा उन मूवीज के बारे में जिनसे ये सब शुरू हुआ था। ये तुम रोज सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आती हो? क्यों लाती चाय मेरे लिए? तो कहानी की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। तो जब सलमान खान 1988 में बीवी हो तो ऐसी से एंट्री मारते हैं बॉलीवुड में, तो वो कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं था, ना कोई ऐसा मोमेंट था जहां इंडस्ट्री ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि एक नया सुपरस्टार आ गया है। मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुने ये वाला फैन। क्योंकि फिल्म में उनका रोल सपोर्टिंग था, प्रेजेंस नोटिसेबल जरूर था, लेकिन इंपैक्ट वो नहीं था जो किसी को बता दे कि ये बंदा बॉलीवुड पे एक टाइम पे रूल करने वाला है। सलमान खान की असली एंट्री यानी असली जन्म बॉलीवुड में हुआ था उस मूवी से जिसके बहुत सारे रीमेक्स ऑलरेडी बन चुके थे। एंड ये मूवी इतनी ऑसम थी कि इसने बॉक्स ऑफिस फाड़ दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैंने प्यार किया की। मुझे जाने दे, वो मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, वो इनका इंतजार कर रही है। इन्हें जाने दीजिए। ये फिल्म बस एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था भाई के उस नाम का जो भाई के रियल नाम जैसा ही लगता है। गेस कर सकते हो? प्रेम चोपड़ा नहीं। प्रेम की मासूमियत, चार्म, इनोसेंस और यूथफुल रोमांस स्क्रीन पर जो ऑडियंस को दिखा उसने उन्हें सीधा घर घर का नाम बना दिया। एंड भाई इस फिल्म के गाने इतने औसम हैं कि मैं क्या बताऊं। आजा शाम होने आई मेरे रंग में रंग कबूतर जा जा जा। एंड इसका ये इमोशनल सीन आज भी रुला देता है। बाबूजी, ये पैसे मेरे हैं बाबूजी। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर से स्टार नहीं बल्कि एक रोमांटिक फैंटेसी में कन्वर्ट कर दिया। एंड सडनली सलमान वो लड़का बन गया जिसे फैमिलीज पसंद करती थी, यंग ऑडियंस कॉपी करती थी और इंडस्ट्री सीरियसली लेने लगी। बट फिर क्या हुआ कि आगे चल के स्टार से सब फैमिलीज नफरत करने लगी और इनका करियर डाउनफॉल में चला गया। तो मैंने प्यार किया है एक सुपर हिट मूवी रही एंड इसके बाद नेचुरली एक्सपेक्टेशन सभी की यही थी कि सलमान इस इमेज को कैच करेंगे और एक लवर बॉय बन के रह जाएंगे और स्ट्रेट अप एक सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन यहीं पे शुरू हुई प्रॉब्लम्स। तो 90s का उनका करियर इतना सिंपल नहीं था। उन्होंने स्टारडम जरूर बिल्ड किया था पर कंसिस्टेंसी, कहने का मतलब एक ही चीज को बार बार करते रहने की आदत सलमान खान में अभी भी नहीं थी। अर्ली 1990s में उनकी कुछ फिल्में आई जो उतनी कमाल नहीं कर पाई और सबको लगा कि मैंने प्यार किया है बस एक वन फिल्म फिनोमिनन बन के रह जाएगी। लेकिन फिर 1991 में आई ये मूवी। पूजा सागर से प्यार करती है और अमन ही सागर है। एंड ये और कोई नहीं, ये मूवी थी साजन। देखा है पहली बार। एंड सलमान ने इस बार प्रूव कर दिया कि उनका चार्म सिर्फ एक एक्सीडेंटल सक्सेस या तुक्का नहीं था बल्कि एक बिग फ्यूचर की स्टार्टिंग थी। मुझे माफ कर दे पूजा, मुझे माफ कर दे। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता हूं क्यों रखा? एंड हाँ, इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी भी थे, लेकिन वंस अगेन सलमान ने अपने रोमांटिक अपील को और पक्का किया। एंड अब सबको लग रहा था कि ये बंदा हिट्स पे हिट्स देगा। बट फिर से सलमान भाई के हाथ कई फ्लॉप्स लगी, लेकिन आपको पता है भाई ने हार नहीं मानी और इसी बीच आई 1994 में सूरज बड़जात्या की ये मूवी। एंड ये थी हम आपके है कौन। एंड भाई ट्रस्ट मी, ये मूवी इतनी बड़ी थी कि कई साल बाद थिएटर्स में इतनी भीड़ दिखी थी। मुझको बचाना। ये मूवी बहुत ज्यादा बड़ी हिट बनी एंड इसी टाइम से बॉलीवुड समझ गया कि एक लविंग फैमिली स्टोरी सबको पसंद है। और इसी के साथ चलते सूरज बड़जात्या जी ने सलमान के साथ बनाई एक ऐसी मूवी जिसने सलमान की लाइफ में वो कंट्रोवर्सीज ओपन कर दी जिनकी वजह से आज भी लोग उन्हें मारना चाहते हैं।
तो एक रात कनकानी विलेज के लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब गांव वाले आवाज की जगह पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 2 ब्लैक बक्स मरे पड़े हुए हैं। एंड हम सबको पता है कि ब्लैक बक्स काफी सेक्रेड है और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि विलेजर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने सलमान खान और बाकी कास्ट को उधर ब्लैक बग हंट करते हुए देखा है। जी हाँ, बट एक सेकंड, सलमान खान वहां कर क्या रहे थे? तो अभी जो मैंने मूवी बताई थी वो थी हम साथ साथ है। ये मुमकिन नहीं है प्रेम। और इसी मूवी को शूट करने सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान एंड अदर्स राजस्थान गए थे और फिर एक रात वो हंट पे निकले और वो हुआ जो बहुत स्कैरी था। अब यहाँ पे ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बग को हंट करना इलीगल तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट ये है कि बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ये एनिमल सीक्रेट माना जाता है। दैट्स व्हाई मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर सकते हो। एक बिश्नोई कम्युनिटी का बंदा सलमान खान से बदला लेना चाहता है आज भी एंड उन्हें ना चाहता है। जहां सलमान खान के ऊपर हंटिंग के लिए एफआईआर हुई और 2006 में कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। एंड इनफैक्ट आप सोच सकते हो कि ये केस कितना बड़ा है कि 2025 तक भी लोग सलमान को इस केस के लिए थ्रेट्स देते रहते हैं। सलमान खान को मारेंगे, पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है। आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। जी हाँ, अगर आप इस केस पे पूरी डिटेल्स चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। बट एक सेकंड, हम टाइमलाइन में थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। लेट्स गो बैक अ लिटिल। तो हम साथ साथ है हिट निकल गई, लेकिन 1998 के बाद सलमान खान का करियर काफी इनकंसिस्टेंट हो गया था। डोंट गेट मी रॉन्ग, उनकी काफी सारी मूवीज हिट जा रही थी, लेकिन काफी सारी हिट्स के बीच में काफी सारी मूवीज ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। अभी खाना खा के आया हूँ। अब गोली खा, फिर भूख मर गई। अब तू मर जा। 1999 से लेकर 2000 के फेज में हेलो ब्रदर, चल मेरे भाई और हर दिल जो प्यार करेगा एक्सपेक्टेड लेवल पर चल नहीं पाई। हर दिल जो प्यार करेगा। उसके बाद कहीं प्यार ना हो जाए, तुमको ना भूल पाएंगे और ये है जलवा भी एवरेज या फ्लॉप साबित हुई। भाई इससे गलती हो गई, धंधे में नया भाई। ये मुझे नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानते हो ना। आपको कौन नहीं जानता भाई, बताओ मैं कौन हूँ। आप बुरा मान गए भाई। एंड सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि डिस्पाइट इन फिल्मों का ओपनिंग अच्छा था, कहने का मतलब पहले दिन पे लोग जाते थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पे भी सलमान की पिक्चरों को ज्यादा रेकमेंड नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था ना कोई और पीआर। बस था तो पब्लिक परसेप्शन कि भाई उस एक्टर की फिल्म अच्छी है, वो एक्टर दिल का बड़ा अच्छा है, उसकी फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन जहां एक्टर पे ही इतने सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो, उधर उसको डिफेंड करना पब्लिक के लिए और मुश्किल हो जाता है। आई मीन सलमान खान के उस वक्त इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी कि पूछो मत, उन्हें बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड बोला जाता था एंड ऐसे एक्टर को हिट मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज ऑड्स 2003 में एक ऐसी पिक्चर आई जिससे सलमान भाई की वो पर्सनालिटी दिखा दी जिसके बाद लोग उनके बुरे वर्जन को भी पसंद करने लगे। जी हाँ, वही पिक्चर जिसमें हमारे राधे भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में, तेरे नाम। देखो देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। जो इतनी बैंकर मूवी थी कि बता नहीं सकता। एंड इसका मेजर रीजन था कि सलमान का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तेरे नाम में वो एक पॉलिश्ड हीरो नहीं थे। राधे एक फ्लॉड, एग्रेसिव, इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर था और ऑडियंस को यही रियल लगा। सब कंट्रोल में, आइए। तालियां। बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं लगा। अब ये इसीलिए है कि रियल लाइफ में भी सलमान भाई गैंगस्टर लाइफ जी रहे थे और फिल्मों में भी वो गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे थे, तो ऑडियंस से दोनों जगह देख के बोला सेम पेज। अब क्या है मुझे नहीं पता, बट कमिंग बैक टू तेरे नाम, स्पेशली सेकंड हाफ में जो हार्ट ब्रेक और पेन था वो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ लोगों से और हर दिल टूटे आशिक से। मर के भी ना वादा अपना तो। एंड इस तरह राधे भैया बन गए एक कल्ट क्लासिक। आई मीन तेरे नाम किसने नहीं देखी भाई। एंड जहां सबको लग रहा था कि सलमान खान तेरे नाम के बाद मैसिव सक्सेस ड्रॉप करेंगे, वहीं पे जो आगे हुआ उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तो तेरे नाम के बाद सबको लग रहा था कि सलमान खान अपने करियर का नया फेज स्टार्ट कर देंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्टर प्लस मास स्टार कॉम्बो। लेकिन रियलिटी में उसके बाद का फेज काफी इनकंसिस्टेंट और इवेंचुअली फ्लॉप हैवी हो गया। सलाम इश्क जैसी मल्टी स्टारर फ्लॉप हो गई, मारीगोल्ड ऑलमोस्ट अननोटिस चली गई और ऑल्दो पार्टनर हिट रही, लेकिन उसका क्रेडिट लार्जली कि ये कॉमेडी मूवी है और गोविंदा जी का कमबैक है इसको दिया गया। और फिर आया और बुरा साल 2008 तक आते आते डाउनफॉल क्लियर हो गया था। गॉड तुझसे ग्रेट हो, हीरोज और युवराज जैसे प्रोजेक्ट्स भी फेल हो गए। एक मिनट, गॉड तुझसे ग्रेट हो फेल हो गई? मुझे लगा उसी को तो देख के ब्रूस ऑलमाइटी बनाई थी उन्होंने। क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में? परेशान करने के लिए। जहां युवराज तो एक बिग बजट डिसअपॉइंटमेंट थी डिस्पाइट द सुभाष घाई डायरेक्शन फैक्टर। एंड प्रॉब्लम ये थी कि सलमान की फिल्म्स का कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं था। कभी इमोशनल ड्रामा, कभी कॉमेडी, कभी एक्सपेरिमेंटल, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट इमेज बिल्ड नहीं हो रही थी सलमान खान की। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि सलमान एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अपने दिल विच दिख सोनिए मैनू ही पावेगी
और इसी वजह से उनकी सोलो बॉक्स ऑफिस पुल वीक होने लगे। कहने का मतलब जब पिक्चर में सलमान खान अकेले होते हैं तो ऑडियंस उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जाना कम हो गई। जहां करियर वाइज सलमान अपने वीकेस्ट पे थे, वही कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी थी जो सलमान की पब्लिक इमेज की और परसेप्शन की धज्जियां उड़ा रही थी। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्वियसली सारी कंट्रोवर्सीज नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ, ये तो सबको पता है। कंट्रोवर्सी नंबर 1, 2002 में उनका हिट एंड रन केस हुआ, जहां उन पर मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगा, जिसमें एक इंसान की हुई और ये केस सालों तक मीडिया हेडलाइंस में रहा। हादसे की रात जो मजदूर कार की चपेट में आए थे, उनमें से 2 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से नूरुल्लाह नाम के एक शख्स की हो गई। कंट्रोवर्सी नंबर 2, ऐश्वर्या राय के साथ उनका कंट्रोवर्शियल ब्रेकअप, जहां उन्होंने इनडायरेक्टली हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए कि सलमान ने उन्हें मारा था, जिसने वापस इंडस्ट्री और ऑडियंस को दोनों को डिवाइड कर दिया और सलमान को एक गंदा इंसान प्रूफ कर दिया, जिसके बारे में अगर जानना है तो ये वीडियो जरूर चेक करना। कंट्रोवर्सी नंबर 3, लेट मिड 2000s में कटरीना कैफ के साथ भाई का रिलेशनशिप था और भाई ने कटरीना को बॉलीवुड के कॉन्टैक्ट्स और फिल्में दिलाई थी, जिससे कटरीना को उनके करियर में काफी हेल्प मिली। लेकिन तब सब बदल गया जब एक मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी की एक सीन में सलमान कैमियो करते हैं रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के एक सीन में, और उधर जोकिंगली बोलते हैं रणबीर को, तो डर तो ऐसे रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा हो। सलमान खान, अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। पर किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये सीन आगे जाके सच होने वाला था, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि कटरीना कैफ ने सलमान खान के ऊपर चीट किया है, वो भी रणबीर कपूर के साथ, जिसके बारे में अगर और जानना है तो हमारी ये वीडियो जरूर चेक करना। कंट्रोवर्सी नंबर 4, 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख खान के ऊपर हाथ उठा दिया था। इस पार्टी में सलमान और शाहरुख में जमकर झगड़ा हुआ था। जी हाँ, अपेरेंटली शाहरुख खान ने सलमान खान की बंदी पे कुछ कमेंट्स कर दिए थे जो भाईजान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, एंड फाइनली मारपीट शुरू हुई थी, जिसके बारे में अगेन जानना है तो ये वाला वीडियो जरूर चेक करना। एंड ऐसे मैंने आपको सारी कंट्रोवर्सीज जो हुई थी उसका रिवीजन जल्दी से दे दिया, फिल्म में कितनी पिटी बॉक्स ऑफिस पे वो बता दिया, एंड ये सारी चीजें मेंशन करने का पॉइंट यही था, ये प्रूव करना कि इट वाज नॉट इजी बीइंग सलमान खान, स्पेशली 2000 से लेकर 2008 तक का एरा में, जहां आपकी मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही है, कोई प्रोड्यूसर आप पे पैसे नहीं लगाना चाहता, कोई फिल्म हिट भी जाती थी तो बोल दिया जाता था कि बाकी बहुत सारे एक्टर्स थे इस वजह से हिट चली गई। पब्लिक और मीडिया ट्रायल आपको एक गैंगस्टर, एक बुरा एक्टर, एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड मान चुका है। तब आप ऐसे में हर दिन उठ के यही सोचते हो कि ये सब कब और कैसे खत्म होगा, और फिर एक दिन वो मूवी आती है जो आपको बना देती है वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन बॉलीवुड। तो भाईजान की रिडेम्पशन मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसका सीधा कनेक्शन था साउथ के ब्लॉकबस्टर पोकिरी से, जिसे डायरेक्ट किया था पुरी जगन्नाथ ने, जिसमें महेश बाबू लीड में थे। हाँ, वही वाराणसी वाले। एंड ट्रस्ट मी, पोकिरी साउथ में बहुत बड़ी हिट थी। एंड जब पोकिरी साउथ में मैसिव हिट बनी, तब एक प्रोड्यूसर, उनको एक्स मान लेते हैं, ने तुरंत इसके रीमेक राइट्स खरीद लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये स्टोरी हिंदी ऑडियंस के लिए भी काफी अच्छा काम करेगी। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि उस टाइम पे प्रोड्यूसर एक्स की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे एंड उनके लाखों करोड़ों रुपए अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स में अटके पड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये फिल्म उनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट आपको पता है ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि सलमान को ये मूवी करनी ही नहीं थी। जी हाँ, जब प्रोड्यूसर एक्स ने शुरुआत में ये स्क्रिप्ट सलमान को सुनाई तो सलमान ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, और इसका रीजन सिंपल था। उस वक्त सलमान का करियर ऑलरेडी अनस्टेबल फेज में था। दूसरी तरफ ये स्क्रिप्ट एक रॉ, वायलेंट, साउथ स्टाइल मास एंटरटेनर थी जो उस टाइम के बॉलीवुड ट्रेंड से काफी अलग लग रही थी। सलमान शायद उस डायरेक्शन को लेकर कन्विंस नहीं थे, या उन्हें लगा कि उनकी इमेज के साथ फिट नहीं बैठेगी, और फिर इसके बाद ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। प्रोड्यूसर एक्स की रातों की नींद फिर से उड़ गई। इतनी फिल्में उनकी रिलीज नहीं हो रही थी जितनी अटकी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे ड्रॉप नहीं किया। और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे कोरियोग्राफर की जिसे हम नॉर्थ वाले एक डांसर की तरह जानते हैं, पर वो साउथ सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड डायरेक्टर्स में से एक है। भाई तू है कौन? इडियट, ये पूछ रहा है मैं कौन है। Should I tell him or show him? गो गो गोविंदा को कोरियोग्राफ करने वाले हमारे प्रभु देवा, जिन्होंने ही पोकिरी का तमिल रीमेक पोकिरी डायरेक्ट किया था, और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है एक मास हीरो के साथ। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर एक्स ने एक स्ट्रैटेजी लगाई और प्रभु देवा से सलमान को दोबारा अप्रोच करवाया, और इस बार उन्हें कन्विंस किया कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो उनकी रियल लाइफ इमेज के साथ परफेक्टली अलाइन हो सकता है।
थोड़ा रेबेलियस, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और फुल एटीट्यूड वाला। एंड ये प्रोड्यूसर एक्स और प्रभुदेवा का वो पिच था जिसे सुनने के बाद सलमान अगर शार्क टैंक में शार्क होते तो वो सीधा बोलते आई एम आउट नहीं है, मैं इक्विटी लेगा। आसान भाषा में बोलूं तो सलमान को प्रभुदेवा का ये वर्जन समझ आया और उन्होंने फाइनली हाँ कर दिया। लेट्स गो। इसके बाद स्क्रिप्ट को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से ट्वीक किया गया और डायलॉग्स को पंची बनाया गया, एक्शन को स्टाइलाइज किया गया और सलमान के स्क्रीन प्रेजेंस को सेंटर में रखकर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया। और हाँ, यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यह सिर्फ पोकिरी का रीमेक नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड कमबैक था, प्रोड्यूसर एक्स के लिए भी और सलमान के लिए भी। I mean, अगर ये नहीं चलती तो सबके लिए सब खत्म था। एंड आपको पता है, फिल्म के मेकिंग के दौरान भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं थी, क्योंकि लाइक आई सेड, सलमान का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं था। और फिर आया वो दिन जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई और उस दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। तो अब तक आप गेस कर चुके होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं, हमारे मोस्ट वांटेड बैचलर भाईजान की मूवी वांटेड। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और ये मूवी इतनी बड़ी हिट बनी कि प्रोड्यूसर एक्स की चांदी हो गई। पर एक सेकंड, वो प्रोड्यूसर एक्स थे कौन? वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मिस्टर इंडिया जैसे क्रेजी मूवीज बनाने वाले मिस्टर बोनी कपूर जी थे। जी हाँ, नो एंट्री के बाद बोनी कपूर का भी फेस डाउन चल रहा था, लेकिन वांटेड ने सब बदल दिया। वांटेड की सक्सेस सिर्फ एक हिट फिल्म की सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक कंप्लीट इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चरल शिफ्ट था, जिसने सलमान खान को दोबारा डिफाइन कर दिया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं थी, क्योंकि सलमान का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड काफी वीक चल रहा था। लेकिन ओपनिंग के बाद जो रिस्पांस आया वो ग्रेजुअली एक मास वेव में कन्वर्ट हो गया। जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो बोनी जी ने मुझे एक फिल्म दी, वांटेड। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में सीटियां, तालियां और रिपीट ऑडियंस ने क्लियर कर दिया कि भाईजान ने फाइनली अपना परफेक्ट जोन फाइंड आउट कर लिया है। एंड फिल्म का सबसे बड़ा इंपैक्ट था सलमान का भाई पर्सोना एस्टैब्लिश होना। कहाँ राधे? टकले, अबे हाँ? राधे से मिलना है। जी हाँ, इसी मूवी से सलमान भाईजान बने थे। एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो रूल्स फॉलो नहीं करता, जो वायलेंट भी है लेकिन स्टाइलिश भी, और जिसका स्वैग ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। राधे का कैरेक्टर ऑडियंस के लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, बल्कि एक टेम्पलेट बन गया, जिसे सलमान भाईजान ने बाद में और पॉलिश किया इन फिल्म्स लाइक दबंग, बॉडीगार्ड और इवन किक। वांटेड के बाद सलमान का करियर एकदम से ऊपर शूट हुआ और उनकी फिल्म्स का फोकस क्लियर हो गया था, मास एंटरटेनमेंट विद हाई एनर्जी, जिसका लॉजिक चाहे फील हो या ना हो, इमोशन जरूर फील होना चाहिए। पंची डायलॉग्स और हीरो सेंट्रिक स्टोरी टेलिंग। एंड ये तो कुछ नहीं है, इनफैक्ट वांटेड का कल्चरल इंपैक्ट भी काफी रहा है। एक तो कि साउथ की फिल्में चुरा के उसका हिंदी में रीमेक बना देंगे, मजाक कर रहा हूं। बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, साउथ स्टाइल मास सिनेमा का मेन स्ट्रीम होना। इससे पहले बॉलीवुड ज्यादा रोमांस या फैमिली ड्रिवन था, लेकिन वांटेड के बाद स्लो मोशन एक्शन, ओवर द टॉप फाइट और विसल वर्दी डायलॉग एक स्टैंडर्ड बन गए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इस फिल्म ने प्रूव किया कि ऑडियंस को रियलिज्म नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए। और अगर हीरो पावरफुल या डोमिनेंट लगता है तो स्टोरी सेकेंडरी हो सकती है, क्योंकि हम हीरो को देखने आए हैं। स्टोरी तो बचपन में मैं जेरोनिमो स्टिल्टन पढ़ता था, उसमें भी समझ आ ही जाती थी, पढ़ी है ना। सलमान का ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी यूथ के बीच में एक ट्रेंड बन गया। स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट, नो नॉनसेंस एटीट्यूड कि भाईजान ने एक बार कमिटमेंट दे दी, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनेंगे। इस सक्सेस का एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये भी हुआ कि सलमान खान ने अपने लिए एक फिक्स्ड रिलीज स्ट्रैटेजी बना ली। जी हाँ, ईद के दिन मूवीज रिलीज करने का परंपरा सलमान भाई का वांटेड के बाद से ही आया था। कि साल 2020 की ईद तो इंडिया के मोस्ट वांटेड भाई राधे की है। ऑल्दो वांटेड खुद ईद के दिन रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन सलमान भाई समझ गए कि उन्हें अपनी मूवीज को कैसे बेचना है ऑडियंस को। वांटेड ने सलमान को इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया कि उन्होंने नेक्स्ट बिग फिल्म्स ईद के आसपास ही रिलीज करनी स्टार्ट कर दी, जैसे दमन के बाद का फेज और फिर एक था टाइगर, किक जैसी प्रोजेक्ट्स ईद पर ही आकर बॉक्स ऑफिस तोड़ने लगी। फिल्म एक था टाइगर अभी खत्म हुई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि एग्जिट करते करते लोग कैसे सीटियां बजा रहे हैं। धीरे धीरे ये एक ट्रेडिशन बन गया कि ईद इज इक्वल्स टू सलमान खान्स रिलीज, जहां उनकी फिल्म्स गारंटीड ब्लॉकबस्टर जोन में एंटर हो जाती थी। इवन कुछ मूवीज जैसे किसी का भाई किसी की जान जो बननी नहीं चाहिए थी। और सबसे क्रेजी बात जो मुझे लगती है कि वांटेड ने सलमान के करियर को सिर्फ रिवाइव नहीं किया, बल्कि एक इनविंसिबल सुपरस्टार बना दिया। जहां कंट्रोवर्सीज या क्रिटिसिज्म उनके बॉक्स ऑफिस पुल को इफेक्ट नहीं कर पाती, बल्कि उस एटीट्यूड का पार्ट बन जाती है कि भाईजान किसी की नहीं सुनते, जो ऑफ कोर्स उनके रियल लाइफ न्यूज में रहने वाले पर्सनालिटी से मैच करता है। एचडी। इस फिल्म के बाद सलमान सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि एक ब्रांड बन गए।
भाईजान, जिसका मतलब था मास कनेक्ट, लॉयल्टी ड्रिवन फैन बेस और गारंटीड थिएट्रिकल सेलिब्रेशन लाइक अ फेस्टिवल। ये फिल्म एक रिमाइंडर थी कि कभी कभी एक सही स्क्रिप्ट, सही डायरेक्शन और सही टाइमिंग मिल जाए तो एक स्ट्रगलिंग करियर भी ओवरनाइट लेजेंड बन सकता है। वांटेड और सलमान भाई की कहानी इंस्पायरिंग है और हमें ये बताती है कि कैसे वी आर जस्ट वन स्क्रिप्ट अवे फ्रॉम गेटिंग एवरीथिंग दैट यू हैव प्रोबब्ली ड्रीम्ड ऑफ। इसीलिए गाइस, बी लाइक सलमान खान, कभी गिव अप मत करना। आई मीन, डू नॉट एग्जैक्टली बी लाइक हिम, फुटपाथ पे गाड़ी मत चलाना, बट गिव अप मत करना। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सलमान खान ने गिव अप नहीं किया। इतनी सारी फ्लॉप्स, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, लेकिन फिर भी एंड में वो बन जाता है एक ऐसा मास सुपरस्टार जो सब बनना चाहते हैं। क्योंकि यहीं पे किसी ने सही कहा है, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वांटेड मूवी का कौन सा सीन या डायलॉग आपका फेवरेट है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट हाउ वन मूवी चेंज सलमान खान फॉरएवर। आप लोगों को इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड आप लोग एंड वाले गाने के लिए पूछते रहते हो, तो वो इस चैनल पे जल्द अपलोड होने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड प्लीज 100 रुपए पेटीएम कर दियो। एंड अगर आपको रोस्टिंग और कमेंट्री देखना है तो मेरा सेकंड चैनल एयर फैन भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द टीम, जलज, रिजवान एंड आर डीओपी फॉर द डे ज़ेड। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। कि ऐसा हो नहीं